हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य के बारे में फ्रेमिंग करके अच्छे से पढ़ा। उसमें हम लोगों ने रासो साहित्य स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस रासो साहित्य की श्रृंखला को पढ़ने से पहले हम कल आप लोग को बताए थे ना कि जो भी हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसके पहले हम लोग 10 ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, जो कि हमारा अच्छा खासा 30 से 40 ग्रंथ याद हो जाएगा। दोस्तों, वो इकट्ठा हम आप लोग को लिखा सकते हैं इस पे बोर्ड पे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो धरा का धरा रह जाएगा। इकट्ठा तो इतना याद होता नहीं। हम लोग जो भी अब क्लास आगे पढ़ेंगे उसमें 10-10 करके ऐसे पढ़ेंगे तो याद होता रहेगा। और आप लोग जो है, जो मैंने कल आप लोग को बताया 10 ग्रंथ, उसको अपने नोटबुक में लिखिए। लिखने के बाद उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आज मैं जो है दोस्तों, आज 10 और आपके पास महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लेके आई हूँ। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। यह ग्रंथ किसने लिखा? 1930 ईस्वी में सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा। दोस्तों, हम लोग को सारे ग्रंथ पूरा सन भी याद करना है कि जो है जिस किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछे हम लोग उसको हल करने में सक्षम होंगे। सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? सूर्यकांत शास्त्री जी ने 1930 ईस्वी में लिखा। अब दूसरा है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नीलाभ जी ने लिखा। तीसरा है ब्रज माधुरीशार। 1923 ईस्वी में वियोगी हरि जी ने लिखा। फिर चौथा है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। इनका एक और ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य। देखिए दोनों इसीलिए दोस्तों मैं जो है साथ में लिख दी हूँ, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। हिंदी भाषा का विकास और ये है हिंदी भाषा और साहित्य। यह जो है 1930 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। क्लियर? अब है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 1945 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत। यह 2 भागों में दोस्तों प्रकाशित हुआ था, 1959 1960, 2 भाग। किसने लिखा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्लियर? अब है भाषा काव्य संग्रह। 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित। अब है कविता कौमुदी। 1817 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। क्लियर दोस्तों? अब है लास्ट हमारा 10वां, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। इसको उदय नारायण त्रिपाठी ने लिखा। क्लियर? आज हम लोग का 10 और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है दोस्तों तैयार हो जाएगा। पहला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 में सूर्यकांत शास्त्री। दोस्तों, ये पूरा ग्रंथ लिखवाने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि रोज़ 10-10 हम लोग करके याद करेंगे तो रिवीजन होता रहेगा साथ में, और हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जब ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियाँ शुरू कर देंगे। मतलब जो है कालखंड से हम लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें 1-1, 2-2 नंबर की आ जाती हैं उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
ओके, क्लियर। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे आदिकालीन साहित्य में हम लोग रासो साहित्य स्टार्ट किए थे। रासो साहित्य की विशेषता मैंने बताया था कि इसमें वीर गाथा परक रचनाएं होती थी। इसमें जो कवि होते थे वो पूरी तरीके से राजाओं पर आश्रित होते थे, उनके ऊपर वो जो है रचना करते थे, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके, बढ़ा चढ़ा के। इसमें जो है नारी का भोग रूप में वर्णन होता था। ठीक है, तो रासो साहित्य में दोस्तों हमें वैसे तो बहुत सारे रासो ग्रंथ हैं, लेकिन हमें जो है जो पूरे आदिकाल का एक स्तंभ कहते हैं, 4 ग्रंथ ऐसे हैं जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे के करके। पहला है पृथ्वीराज रासो, फिर है खुमाण रासो, फिर बीसल देव रासो, फिर है उसके बाद इसका जगनीक का है। हम लोग 4 ऐसे ग्रंथ को पूरे डिटेल में अच्छे से करके पढ़ेंगे। पहला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में पृथ्वीराज रासो। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में आप लोग पहले से ही थोड़े बहुत परिचित होंगे। इस क्लास में हम लोग इतना बड़ा ग्रंथ है उसको तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों बात आती है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था चंद्रबरदाई जी ने। ठीक है, अब चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ था? 1168 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसका मूल सार क्या है। ये तो हम सबको पता है कि यह ग्रंथ एक मतलब रासो काव्य ग्रंथ का एक सर्वोत्तम महाग्रंथ है और बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिकता, पौराणिक और धार्मिक, ये तीनों चीज़ें इसमें हमें देखने को इस ग्रंथ में मिल जाती हैं। ठीक है, इस ग्रंथ का मूल सार की बात हम करें तो इसमें जो चरित्र नायक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और नायिका संयोगिता के परिणय और युद्ध का वर्णन इसमें दिया हुआ है। जो पृथ्वीराज चौहान है वो संयोगिता से प्रेम करते थे, संयोगिता भी इनसे प्रेम करती थी, लेकिन ये जो संयोगिता हैं इनके पिता हैं कन्नौज के महाराजा जयचंद। वह जो है पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका इतना उत्कर्ष था उस समय, पृथ्वीराज चौहान इतना ज़्यादा आगे उस समय बढ़ रहे थे, तो उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उनके मन में पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना जो है जागृत हो गई। तो पृथ्वीराज जी को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने अपने द्वार पर पृथ्वीराज चौहान जी का जो है मूर्ति बनवा दिया और उसके बाद संयोगिता का स्वयंवर घोषणा की। उसके बाद संयोगिता का स्वयंवर की घोषणा कर दी। फिर उसके बाद अब संयोगिता भी कम थोड़ी ना है, इन्होंने भी मूर्ति स्वरूप जो है पृथ्वीराज चौहान के ही गले में वरमाला डाल दिया और यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई। वो आए अपना घोड़ा से और इनको बिठा के दिल्ली लेके चले गए, हो गया युद्ध। तो इसमें जो है वीर श्रृंगार रस भी हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में देखने को मिल जाते हैं। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस पर बात करते हैं कि इसमें आता क्या है। दोस्तों इसके रचयिता कौन है? मैंने बताया चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई की जो है 2 पत्नियां थी, एक कमला थी, गौरी थी। उनकी जो है 10 पुत्र दोनों से थे, लेकिन उन पुत्रों में सबसे ज़्यादा इनके पुत्र थे प्रिय कौन? जलहड़ थे। क्यों थे वो मैं बताती हूँ आपको। पहले एक एक चीज़ लिख देती हूँ। चंद्रबरदाई की 2 पत्नी थी, कमला और गौरी। इनसे जो है 10 पुत्र हुए। ठीक, सर्वाधिक प्रिय पुत्र इनके जलहड़ थे। क्यों सर्वाधिक
प्रिय पुत्र थे। चंद बरदाई जी का जो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, यह जो है ग्रंथ इन्होंने अपने ये प्रिय पुत्र जलहड़ को देकर जो है अपने राजकाज कार्य के जो है के लिए गजनी चले गए। ठीक है, चंद बरदाई द्वारा एक कथन बहुत फेमस है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है उसको पूरा जो है किसने किया, तो चंद बरदाई के जो पुत्र जलहड़ ने इसको पूरा किया। यह कथन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद बरदाई जी का है। ऐसे है दोस्तों यह कथन, पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जनी रिपुकाज, चली गज्जनी निपु काज। क्लियर, इसका मतलब यह हुआ कि जो है इन्होंने चंद बरदाई जी ने अपनी पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक जो लिख रहे थे ये जलहड़ को दे दिए। जलहड़ को देने के बाद यह गजनी चले गए। क्यों? नृपु राजकाज के कार्य से जो है इन्होंने अपना ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जलहड़ को दे के अपने राजकाज के कार्य के उद्देश्य से ये गजनी चले गए। यह कथन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसका है? चंद बरदाई जी का। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों अब इसमें पूछता है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कितने छंद थे, कितने रस थे इसमें। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें कितने सर्ग थे। इस ग्रंथ में दोस्तों 69 समय, ठीक, सर्ग भी बोलते हैं इसको। 69 सर्ग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्ग है कयमास वध। इनका जो है कयमास वध, ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे महत्वपूर्ण जो सर्ग है कय जो है कौन सा है, वो है कयमास वध। या ऐसे भी दे देगा कयमास वध सर्ग किस ग्रंथ का है। ठीक है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से दे सकता है। तो कयमास वध सर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर। अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में यह पूछ देता है कि इसमें जो है कितने छंद थे। 68 छंद थे। मुख्य छंद कौन कौन सा था? मुख्य छंद था जो है इनका कवित्व, छप्पय, कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक और गाहा और आर्या। ठीक है, यह इनके मुख्य छंद थे। जब मैं हिंदी व्याकरण की क्लास दोस्तों लूँगी तो उसमें एक एक छंद के बारे में अच्छे से विश्लेषण करके समझाऊंगी। ठीक है, मुख्य छंद क्या था? कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट दोस्तों पूछ सकता है कि इसमें इस ग्रंथ में कितने प्रकार के रस थे। तो इसमें 9 रस थे। ठीक है, क्लियर। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कितने सर्ग थे? 69। और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? कयमास वध। फिर उसके बाद इसमें कितने प्रकार के छंद हैं? 68 छंद हैं। मुख्य कौन है? कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। और इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कितने प्रकार के रस हैं? 9 प्रकार के रस हैं। दोस्तों इतना उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब इससे क्या प्रश्न आ सकता है? अब इससे यह प्रश्न आ सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, उन्होंने लिखा है कि चंद बरदाई जो हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद बरदाई
हिंदी के प्रथम महाकवि। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। कथन जो है दोस्तों, कथन भी एग्जाम में आता है। अभी पिछली एग्जाम में टीजीटी के कम से कम 5-6 कथन जो है पूछ दिया था। असली फाइट दोस्तों एग्जाम में ये सब रचनाएं और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो सब रट लेता है, लेकिन कथन हमको मतलब बहुत ही ज़्यादा अब जो है ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। अब जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछ दे रहा है, तो हम लोग को अब ये सब भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बच्चन जो है सिंह ने क्या कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ राजनीति एक प्रकार से राजनीति महाकाव्य ग्रंथ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति महाकाव्यात्मक त्रासदी ग्रंथ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। यह एक डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ राजनीति महाकाव्यात्मक त्रासदी ग्रंथ है। ठीक है, हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में इन्होंने क्या कहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में क्या लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ शुक शुकी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ है। पृथ्वी राज रासो ग्रंथ शुकशुकी संवाद में रचित ग्रंथ है। क्लियर दोस्तों, हम लोगों ने कितने जो है कथनकार को पढ़ लिया? 3, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हमें क्या पढ़ना है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, ये तो ज़रूर आता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से कि जो है इस ग्रंथ को दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने अपने जो है अलग अलग मत से इसे प्रमाणिक माना, कुछ लोगों ने अप्रमाणिक माना, कुछ लोगों ने अर्ध प्रमाणिक माना, तो उनके नाम भी पूछ देता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग अलग करके। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान अप्रमाणिक मानने वाले ये सब दोस्तों जितना भी मैं लिखवा रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है अर्ध प्रमाणिक। कोई भी ग्रंथ अगर बड़ा होता है तो उसमें तो विद्वानों का अलग अलग मत रहता ही है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ तो अपने आप में एक विशाल ग्रंथ है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले वर्ग। अब दोस्तों फटाफट हम लोग ये पढ़ लेते हैं। प्रमाणिक मानने वाले वर्ग कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, दूसरा है कर्नल टॉड, तीसरा है मिश्र बंधु,
चौथा है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। दोस्तों मैं ये बार बार कहती हूँ कि आप लोग लिख लिख के याद करिए, ठीक है, लिख लिख के याद करिए, बस ऐसे मतलब नोट्स भी बनाइए उसको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, वो फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में करेगा। लेकिन फिर भी उसको जैसे कि आप लोग लिखते रहेंगे ना तो दिमाग में एकदम पूरा स्कैन की तरह एकदम छप जाएगा आपके। तो इसलिए भले टाइम लगे लेकिन स्थायी रूप से हमें वो चीज़ याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो प्रमाणिक मानने वाले वर्ग कौन कौन से हैं पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ को? श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या। अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है देवी प्रसाद, तीसरा है कविराज श्यामल दास, फिर चौथा है डॉक्टर वुलर, पांचवा है राम कुमार वर्मा, फिर छठा है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अप्रमाणिक मानने वाले वर्ग में कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर वुलर, राम कुमार वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है दूसरा सुनीति कुमार चटर्जी, फिर तीसरा है मुनिजिन विजय, ठीक है। अब इतना ये जो है तीन मुख्य इम्पॉर्टेंट है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले वर्ग में, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने कवर करा दिया। अब बस आप इस वीडियो को जो है 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे भी तो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे ही लगातार मेरी क्लासेस को पढ़ते रहिए। और दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आज की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों यह जो है क्लास वीडियो मेरा पड़ा ही रहेगा चैनल पे, तो आप लोग 2-3 बार ऐसे अपना सुनते भी रहिएगा, ठीक है। तो सुनते रहेंगे वो भी याद हो जाएगा। बाकी लिख लिख के, तो जैसे मैंने बताया है, लिख लिख के पढ़ेंगे तो एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार क्यों करें? वो देगा भी तो 2 महीने पहले ही देगा, तो उसमें हम लोग 60 दिन में क्या कर लेंगे? इतना बड़ा सिलेबस है हम लोग का। तो हम लोग अगर अभी से अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए पढ़ेंगे तो 2 महीना जो रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, ताकि एक पाठ्यक्रम का अच्छा खासा खाका जो है हम लोग तैयार करके एग्ज़ाम देने जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो एकदम मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। और जो भी डाउट हुआ करे दोस्तों मुझे आप प्लीज़ कमेंट किया करिए। मैं जो है जो भी अदर क्वेश्चन, अब हाँ हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन में, चाहे मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ या इस टॉपिक से भी अलावा आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे, और भी मतलब गद्य काल हो सकता है, काव्य शास्त्र, उससे भी संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको जो है दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका जो है सलूशन आपको बताऊंगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।